फ्रेंड्स नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएलसी प्लेटफॉर्म और आज हम लोग आईपीसी के बहुत सुर्खियों में रहने वाले टॉपिक जिसका नाम है चोरी, इट मींस थेफ्ट। तो आज हम लोग इस चोरी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस पूरी वीडियो में आपको एक एक करके 1 बाय 1 सेक्शंस के साथ पूरे होल चोरी पढ़ाया जाएगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं, फिर भी ये टॉपिक आपके लिए बेहद आवश्यक है। और इन सब के अलावा अगर आप एडवोकेट हैं, पेशे से अगर आप एडवोकेसी करते हैं, लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, फिर भी ये टॉपिक आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और इन सब के अलावा अगर आप कुछ भी नहीं है, एक सिंपल साधारण सा व्यक्ति है, फिर भी आपको इस टॉपिक का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज की टॉपिक होने वाला है चोरी, जैसा मैंने पहले ही बता चुका हूँ और आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा। तो कंप्लीट चोरी को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इंडियन पिनल कोड की बात किया जाए तो चोरी शब्द को सेक्शन 378 में डिफाइन किया गया है। याद रखिएगा, सेक्शन 378 में इसे परिभाषित किया गया है। वर्ड हमेशा याद रखिएगा अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि इंडियन पिनल कोड के किस सेक्शन में चोरी शब्द को परिभाषित किया गया है, इट मींस डिफाइन किया गया है, तो आपको आंसर करना है सेक्शन 370 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 में इसे परिभाषित किया गया है। क्लियर। दूसरा, जब भी अब सवाल आता है कि परिभाषित तो किया गया है लेकिन इसमें दिया क्या क्या गया है, क्या क्या बातें दी गई है, क्या क्या कॉन्सेप्ट दी गई है, तो आइए बात करते हैं। तो चोरी समझने के लिए मेरा एक ट्रिक याद रखिएगा। ये ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो आपके किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस ट्रिक से आप पूरे होल चोरी को समझ सकते हैं। एकदम पूरी ट्रिक से सारा चोरी समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इस ट्रिक का मतलब क्या है। दोस्तों ये है M² PWD। M² PWD, यहाँ पर M² कहने का मतलब डबल M है। पहला M का मतलब हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा M का मतलब हो गया मूव्स, P फॉर हो गया पोजेशन, W फॉर हो गया विदाउट कंसेंट एंड D फॉर हो गया डिसऑनेस्टली इंटेंशन। अभी हमने वर्ड्स लिखा है, अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि चोरी कैसे होगा। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार आपको पता है कि टी बनाने के लिए यानी चाय बनाने के लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट होती है, जैसे मैं दूध आपको दूंगा, चाय पत्ती दूंगा, चीनी दूंगा, और अगर आपके पास गैस है तो आप इजीली चाय को बना लेंगे। तो ये क्या है, इसेंशियल एलिमेंट है। बिना इन चीजों का चाय आप कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार जब बात करते हैं चोरी की, तो अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग होगा, चोरी कभी नहीं होगा। चोरी होने के लिए 5 इसेंशियल एलिमेंट M² PWD याद रखेंगे, देन ये कह सकते हैं चोरी डेफिनेटली होगा। और इसमें से एक भी इसेंशियल एलिमेंट अगर गायब है तो चोरी कदापि नहीं होगा। इसे माइंड में सेट कर लीजिए। अब समझते हैं सबसे पहले कि कैसे चोरी होगा। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, चोरी उसी की होगी जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो अब यहां पर समझिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी होता क्या है। अब यहां पर दोस्तों समझ लीजिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे किसे। मूवेबल प्रॉपर्टी कहने का मतलब होता है वैसा संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। जैसे इस मार्कर को मैं चाहूं तो यहां से यहां ले जाऊंगा, मैं चाहूं तो इसे पॉकेट में डालकर अपने घर ले जाऊंगा, है ना, अपने कॉलेज स्कूल में ले जाऊंगा। तो ये क्या है, ये आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी को कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकता हो। तो क्या ये लैंड यानी ये भूमि जो है, ये धरती जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी? नहीं, तो ये आपका मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा। क्या ये फैन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी? यस, फैन को खोलकर आप ले जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी सबसे पहले याद रखिएगा, चोरी किसकी होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी की। चोरी किसकी होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो ये पहला हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा है आपका मूव्स, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि चोरी होने के लिए आपको उसको हटाना जरूरी है। मूवेबल प्रॉपर्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान हटाएंगे तभी चोरी कहा जाएगा। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हम देखते हैं। तीसरा नंबर हमारा है पोजेशन।
पोजीशन का मतलब समझिए। हालांकि दूसरा नंबर अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो दूसरे नंबर पे चर्चा करूंगा डिटेल में, तब आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर होगी। मैंने क्या कहा कि पहले तीसरा समझ लीजिए, पोजीशन। अब देखिए दोस्तों, अब पहला आपका पता चल गया कि मूवेबल प्रॉपर्टी होगी तभी उसकी चोरी होगी। दूसरा आपको पता चला कि उसमें मूव्स होनी चाहिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान वो प्रॉपर्टी जाना चाहिए तभी चोरी कहेंगे। और तीसरे नंबर पे वो प्रॉपर्टी किसी और की पोजीशन में होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? प्रॉपर्टी किसी और के पोजीशन में होगा तभी ना वहां से आप चोरी करेंगे। मान लीजिए ये मार्कर मेरा है और ये मार्कर किसके पोजीशन में है? मेरे पोजीशन में है, और आप इस मार्कर को मेरे यहां से ले जाएंगे तो क्या कहा जाएगा? आपने चोरी किया है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पोजीशन में है और आप मेरे पोजीशन से ले गए। तो याद रखिएगा, पोजीशन किसी और के पास होना चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या कहा? पोजीशन किसी और के पास होना चाहिए। अब बात आती है चौथे नंबर का। चौथे नंबर बोल रहा है विदाउट कंसेंट। इसका मतलब होता है कि जब भी ये मान लीजिए ये मार्कर मेरा है और आप मेरा मार्कर मेरे पोजीशन में, ये मार्कर मूवेबल प्रॉपर्टी है और मुझसे बगैर पूछे हुए इस मार्कर को आप ले गए अपने घर। मुझसे पूछे नहीं, आए मेरे घर पे, मेरे पॉकेट में रखा हुआ था, शर्ट कहीं हैंग किया हुआ था और वहां से आपने क्या किया? इस मार्कर को लिया और अपने घर को चले गए। तो कहा जाएगा आपने चोरी किया। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा मुझसे कोई पूछा नहीं गया था। आपने मुझसे पूछा था कि सर मैं मार्कर आपका ले जा रहा हूं। अगर आप पूछे होते तो ये चोरी कभी नहीं होता। आपने नहीं पूछा, तो वर्ड क्या बोलेंगे? विदाउट कंसेंट, तभी ना चोरी होगी। अब लास्टली आपका है डिसऑनेस्टली इंटेंशन। दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग है। हमने आईपीसी पढ़ाने से पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया था मेंस रिया, और यही जो आपका वर्ड है डिसऑनेस्टली इंटेंशन, इसका मतलब क्या है? ये आपको मेंस रिया रिलेटेड वर्ड्स हैं, जो कि आईपीसी में हालांकि कहीं भी मेंस रिया शब्द को इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन मेंस रिया रिलेटेड वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएगा, वही आपका डिसऑनेस्टली इंटेंशन है। और हमने आपको मेंस रिया टॉपिक में ही बता दिया था, विदाउट मेंस रिया इट मींस विदाउट रॉन्गफुल इंटेंशन आप कोई भी ऑफेंस कर ही नहीं सकते। तो विदाउट मेंस रिया यू कैन नॉट कमिट एन ऑफेंस। आप बिना मेंस रिया के कोई अपराध कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। हालांकि इसका कुछ एक्सेप्शन है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूं। तो अब आप लोगों ने क्या देखा? चोरी होने के लिए ये 5 इसेंशियल एलिमेंट का होना मैंडेटरी है, और इसमें से एक भी इसेंशियल एलिमेंट गायब होगा देन चोरी कभी नहीं होगा। याद रखिएगा मेरा ट्रिक। कौन सा ट्रिक है? m² PWD। m का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, अगेन m का मतलब मूव्स, p का मतलब पोजीशन, w का मतलब विदाउट कंसेंट, एंड लास्ट में है d मतलब डिसऑनेस्टली इंटेंशन। इसका मतलब ही समझ लीजिए। डिसऑनेस्टली इंटेंशन का मतलब होता है बेईमानी पूर्वक। मतलब आप इस मार्कर को बाय मिस्टेक ले गए, कोई दिक्कत नहीं, चोरी नहीं होगा। जैसे मान के चलिए आप मेरे घर पे आए, आपने बोला सर मुझे एक मार्कर दीजिए, काम है थोड़ा। आपको मैंने मार्कर दे दिया। अब आप मार्कर से लिखे, अपना काम किए और बाय मिस्टेक अपने पॉकेट में डालकर लेते चले गए, तो ये क्या चोरी कहा जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका इरादा चुराने का नहीं था, आपका इंटेंशन चोरी करने का नहीं था, इसलिए इसे चोरी नहीं कहेंगे। तो चोरी कब होगा? जब आपका इंटेंशन भी बेईमानी पूर्वक होगा। चोरी कब होगा? जब आपका माइंडसेट भी क्या होगा? दूषित होगा, दुराशय होगा। इट मीन्स मेंसरिया होगा। विदाउट मेंसरिया कोई ऑफेंस नहीं होता है, इट मीन्स मेंसरिया होना चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे जानेंगे कि किसी व्यक्ति का इंटेंशन चोरी करने का नहीं था? कैसे साबित करेंगे? तो देखिए ये बातें आ जाती है एविडेंस एक्ट की। कैसे साबित करेंगे कि किसी व्यक्ति का इंटेंशन इट मींस इरादा चुराने का नहीं था? तो चुराने का नहीं था, इसे साबित किया जाता है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से, कि आपका परिस्थितिक जन्य साक्ष्य आपको देना होगा और देन वो ये स्पष्ट कर देगा कि उस व्यक्ति का इंटेंशन कैसा था। तो इस प्रकार से आप चीजों को कोर्ट में जाकर के प्रूफ कर सकते हैं। परिस्थितिक जन्य साक्ष्य से जो आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस देते हैं उससे ये क्लियर हो जाता है कि उस व्यक्ति का इंटेंशन चुराने का था
या नहीं था। तो ये है आपका इसेंशियल एलिमेंट। तो ये 5 इसेंशियल एलिमेंट आई होप याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं कराऊंगा। पूरी कंप्लीट मैं आपको चोरी की हर बातें मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये तो हम लोग ट्रिक को हम लोगों ने एक एक करके जानने का एक प्रयास किया है, m² PWD। बट अब हम आपको 2-4 क्वेश्चंस करवाऊंगा, एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो एक कहानी स्टार्ट होती है मिस्टर ए और मिस्टर बी का। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि मिस्टर ए के पास एक गार्डन होता है, जिस गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधा लगा हुआ रहता है। मिस्टर ए एक दिन अपने गार्डन में नहीं जाता। गार्डन में मिस्टर ए के घर से कोई भी व्यक्ति नहीं जाता। उस दिन गार्डन पूरी तरह से खाली है, कोई व्यक्ति नहीं है, पूरी सुनसान पड़ा हुआ है गार्डन। अब मिस्टर बी के मन में एक ख्याल आता है कि जिसका गार्डन है वो तो आया नहीं, अब पूरी गार्डन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, तो क्यों ना इस गार्डन से एक लकड़ी को चोरी कर लिया जाए। क्योंकि बी के मन में ऐसा ख्याल आता है कि लकड़ी को चुरा करके अपने घर को ले जाएंगे। मिस्टर बी जो है अपने साथ एक आरी को ले जाता है, आरी जिसे लकड़ी को काटा जाता है। आप लोग जानते होंगे अगर गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से भी बिलोंग करते हैं तो लकड़ी का काटने का काम आता है, जिसे आरी कहते हैं, आरी ब्लेड कहते हैं। तो वो बी नाम का व्यक्ति अपने पास एक आरी रख लेता है और उस गार्डन की ओर चल देता है। अब जब गार्डन में पहुंचता है तो वहां पर देखता है वहां पे तो कोई है नहीं, तो वो एक आम का पेड़ को वो काट देता है इस इंटेंशन से कि इसे चोरी करके ले जाएंगे अपने घर को। लेकिन वो बी उसे काट तो देता है, लेकिन वो इतनी हैवी पेड़ होती है, इतनी भारी होती है, जिस वजह से ये उठा नहीं पाता। अब जाहिर सी बात है, अब इतना मोटा पेड़, इतना बड़ा पेड़ कैसे उठेगा अकेला इंसान से। तो वो बी क्या करता है, वहीं पे छोड़ करके चला जाता है अपने घर। अब मिस्टर ए आता है और ए जब देखता है अपने गार्डन में तो एक पेड़ आम की कटी हुई है, तो बड़ा अफसोस होता है। लेकिन एक बात की उसके मन में खुशी है, चलो जिसने भी ऐसा हरकत किया है, कारनामा किया है, लेकिन वो कारनामा करने में असफल रहा, क्योंकि उसका मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो पेड़ तो रह गया है ना, अब पेड़ हम इस्तेमाल में ले आएंगे, अपना जो भी टेबल पलंग बनवाना होगा खुद बना लेंगे, ऐसा ए सोचता है। तो क्या आप भी ए की तरह सोच रहे हैं? क्या आपका भी सोच ऐसा है कि मिस्टर बी के द्वारा कोई चोरी नहीं किया गया? अगर आप लॉ स्टूडेंट है या जुडिशरी एस्पिरेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अभी लिखिए क्या मिस्टर बी ने चोरी किया है या नहीं किया है। फटाफट जाइए कमेंट बॉक्स में डालिए क्या मिस्टर बी ने चोरी किया है कि नहीं। अब आइए हम आपको बताते हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि मिस्टर बी के द्वारा चोरी किया गया कि नहीं किया गया। मैंने क्या कहा, अब इसको मैं ट्रिक से समझाता हूं। ट्रिक नहीं कहेंगे बल्कि ये आपका एग्जाम्पल है, एक आपको बाय फिगर माध्यम से मैं बना देता हूं। मिस्टर ए है और ये मिस्टर ए का एक गार्डन था, उस गार्डन में ये आम का पेड़ लगा हुआ था। आम का पेड़ कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है, आम का पेड़ लगा हुआ है। मिस्टर बी जाता है, इस पेड़ को काट देता है, तो पेड़ का फिगर कैसे बनेगा, यहां से जैसे ही काट दिया तो पेड़ का फिगर इस प्रकार से बना। अब ये जो है यहां से ये पेड़ कट गया, यहां से पेड़ जो है यहां से पेड़ को काट दिया, ये पेड़ गिर गया। अब ये पेड़ इतनी हेवी है, इतनी भारी है, क्या ये पेड़ बी से उठ ही नहीं रहा। बी कितना भी उठाने का कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं रहा है। अब हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। आप में से अधिकांश लोग बोल रहे होंगे सर चोरी कहाँ हुआ, सामान जब यहीं पर रह गया तो इसको चोरी थोड़ी बोलेंगे, सामान ले जाता तभी ना चोरी होता। लेकिन जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। कानून कहता है कि चोरी हो गया, लॉ कहती है कि चोरी हो गया। कैसे समझिएगा, हमने क्या बताया आपको कि चोरी होने के लिए 5 इसेंशियल एलिमेंट है ना, क्या क्या है, m² PWD। तो एक बार क्रॉस चेक करके मैं आपको बताता हूं और आप लोग भी किसी भी एग्जाम्पल में से फिट कीजिएगा, आपका रिजल्ट फट से निकल जाएगा। अब देखिए कैसे, एक बात बताइए, क्या ये जो पेड़ है, क्या जो पेड़ है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी पेड़ जब तक वो धरती से अटैच होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है। कोई भी पेड़ जब तक वो धरती से अटैच हो वो मूवेबल प्रॉपर्टी
नहीं होता है। लेकिन हाँ, जैसे ही उस पेड़ को काट दिया जाए, कट कर दिया जाए, तो वो पेड़ आपका मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है। जैसे इस केस में ये पेड़ लगा हुआ था तो ये अभी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ही इसको काट दिया गया तो ये पेड़ आपका बन गया मूवेबल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बन गया कैसा? मूवेबल। अब इस पेड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। अकेला नहीं उठेगा, ट्रैक्टर से जाएगा, ट्रक से जाएगा, 10 आदमी उठा सकता है कि नहीं? हाँ, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अटैच टू अर्थ नहीं है। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल हो गया कि मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। यस। दूसरा है आपका मूव्स। क्या वो एक स्थान से दूसरे स्थान हटा? यस, एक स्थान से दूसरे स्थान भी हटा। अब एक बात बताइए, क्या मिस्टर बी ने इस पेड़ को काटा तो क्या पेड़ यहां से अपना स्थान छोड़ करके यहां पर आया कि नहीं आया? यस, अपना स्थान छोड़ करके यहां पे गिर गया पेड़। तो मतलब मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसी को तो बोलते हैं मूव्स। मूव्स का मतलब ये नहीं कि अपने घर ले जाएगा तभी चोरी होगा, ना ना, ऐसा नहीं है। ऐसा बात है कि मूव्स का मतलब एक स्थान से अगर दूसरे स्थान खसक भी गया, थोड़ा भी हिल गया, बस कंप्लीट है। एसेंशियल एलिमेंट जो दूसरा है वो कंप्लीट हो गया, केवल हिलने तक का देरी है। अगर कहीं हिल गया, थोड़ा भी खसक गया, वो चोरी हो गया। सुनिए पहले, तो दूसरा भी कंप्लीट। मैंने क्या कहा? मूव्स होना चाहिए। एग्जैक्ट यहाँ पर मूवमेंट भी हुआ है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। यस है। मूव्स हुआ? यस, मूव्स भी हुआ। अब तीसरा पोजेशन। क्या इस पेड़ पे मिस्टर ए का पोजेशन था? मैंने क्या कहा? पोजेशन किसी और का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? किसी और व्यक्ति का। तो यहाँ पर पोजेशन मिस्टर ए का था कि बी का था? ए का था। तो बी के लिए मिस्टर ए की कोई और ही व्यक्ति न हुआ, तो पोजेशन किसी और का, तो मिस्टर ए का पोजेशन था। क्लियर है? अब विदाउट कंसेंट एक बात बताइए, क्या बी भाई साहब ए भाई साहब से पूछ कर जा रहा था चोरी करने कि हम जा रहे हैं आपके गार्डन में, पेड़ को काट कर ले जाएंगे अपने घर पलंग बनाने के लिए? ऐसा पूछा था क्या? नहीं ने पूछा था। इट मींस यहाँ पर कंसेंट कैसा था? विदाउट कंसेंट था, यानी सहमति लिया ही नहीं गया था। तो विदाउट कंसेंट हो गया। तो ये चौथा एसेंशियल एलिमेंट भी फुलफिल। और डिसऑनेस्टली इंटेंशन था कि नहीं? आखिर में मैं बताऊंगा आपका क्या क्वेश्चन में क्या मैंने कहा था। मिस्टर बी का इंटेंशन था कि उसे चोरी करके अपने घर को ले जाऊं, तो मिस्टर बी का इंटेंशन चुराने का था। इट मीन्स डिसऑनेस्टली था, इट मीन्स बेईमानी पूर्वक था। तो जब ये m² PWD ये पूरी की पूरी इसेंशियल एलिमेंट फुलफिल हो रहा है, देन क्या कहेंगे आप? चोरी नहीं हुआ, चोरी हुआ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि m² PWD कितना हेल्प करता है आपके किसी भी एग्जाम्पल्स को समझने के लिए। तो ये मेरा ट्रिक याद रखिएगा। नहीं केवल मैं आपको आईपीसी में इस टॉपिक को, बल्कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। और ये आपका ऐसा ऑथेंटिक ट्रिक है जो कभी भी आप भूलेंगे भी नहीं और एकदम कंप्लीट आपको रिजल्ट देगा 110%। ये m² PWD किसी भी एग्जाम्पल्स में फिट कीजिए, आपका आंसर गारंटी के साथ निकलेगा। तो याद रखिएगा m² PWD। और चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ हम लोग चलते हैं और बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर दूसरा, और ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। और देखिए एक बार क्या हुआ कि मिस्टर ए का बर्थडे था। क्या था? मिस्टर ए का जन्मदिन था। अब सोचा कि जन्मदिन मनाता हूं, बट उनके पेरेंट्स मना कर दिए। उनके पेरेंट्स बोले कि बेटा बर्थडे मनाओ लेकिन बाहर जाकर के नहीं, अपने घर में ही मनाओ। जितने भी फ्रेंड्स हैं अपने फ्रेंड्स को बोलो कि घर पे ही आ जाए और सबको अपने घर पे ही दावत दे दो, बुला दो और सबको खिलाओ घर पे ही, और घर पे ही एंजॉय करो, बाहर नहीं जाना है। तो मिस्टर ए ने कहा ठीक है, पापा कह रहे हैं, मम्मा कह रही है तो गलत नहीं है, सबको बुला देते हैं। तो अपने सारे फ्रेंड्स को फोन कर करके बोल दिया कि ठीक है आप सभी आदमी आ जाइए, मेरे घर पे ही बर्थडे सेलिब्रेट होगी, तो आप सभी लोग इनवाइटेड हैं। अब मिस्टर ए के यहाँ सारे फ्रेंड्स आना शुरू कर दिया। बर्थडे मनी, बर्थडे सेलिब्रेट भी हुआ, सब लोग एक दूसरे को केक खिलाया भी और मस्त पार्टी किया, खूब एंजॉय किया। जब एंजॉय हो गया, पार्टी हो गया,
तो उसमें से मिस्टर बी नाम का व्यक्ति जो था थोड़ा लेट से पहुंचा मिस्टर ए को जन्मदिन का बधाई देने के लिए, बट उसको थोड़ा लेट हो गया। सारे लोग चले गए थे, सारे फ्रेंड्स चले गए थे अपने अपने घर। तो लेट नाइट को पहुंचता है, बोलता है हैप्पी बर्थडे मिस्टर ए। मिस्टर ए बोलता है थैंक यू सो मच, लेकिन लेट कर दिया आने में क्योंकि पार्टी तो हो गई। मिस्टर बी ने कहा कोई बात नहीं। तो मिस्टर ए बोलता है कि ठीक है तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ, किचन में से तुम्हारे लिए केक रखा हूँ। मिस्टर बी बोलता है ठीक है लेकर के आओ। मिस्टर ए किचन में जाता है केक लाने के लिए। मिस्टर बी उस ए के घर में जाकर उस डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है, लेकिन जहां पे मिस्टर बी बैठता है वहां पर उस डाइनिंग टेबल पर एक सोने का गोल्ड का रिंग रखा होता है। क्या कहा मैंने? गोल्ड का रिंग रखा होता है। अब मिस्टर बी का यहीं पर इंटेंशन हो जाता है गलत। मिस्टर बी सोचता है कि उस रिंग को क्यों ना रख लिया जाए, क्योंकि बहुत कॉस्टली रिंग है, इसे बेचेंगे मार्केट में तो बहुत पैसा मिल जाएगा, बहुत बेनिफिट हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। तो मिस्टर बी सोचता है कि अगर अभी ले जाते हैं तो चोरी के इल्जाम में फंस जाएंगे, क्योंकि लास्ट में हम ही आए हैं तो हो सकता है मेरे ऊपर एलिगेशन लग जाए। मिस्टर बी करता है क्या है कि उस रिंग को लेकर के जिस सोफे के जहां पे सोफा पे बैठा होता है उस सोफे के नीचे डाल देता है, इस इंटेंशन से कि फिर कभी इसके ए के घर आऊं तो उस रिंग को अपने साथ ले जाऊंगा। क्योंकि वो रिंग सोफे के अंदर है, ये बात मेरे अलावा कोई और नहीं जानेगा। और ठीक मिस्टर बी ऐसा ही करता है, उस रिंग को ले करके जिस सोफे पे बैठा होता है उसके नीचे डाल देता है। डालने के जस्ट बाद जैसे ही डालता है और बैठता है सोफा पे, वैसे ही मिस्टर ए अपने किचन से केक लेकर के वापस आ जाता है। मिस्टर ए उसको केक खिलाता है, फिर इसके बाद जो भी खाना वगैरह है वो खिलाता है। इसके बाद वो मिस्टर बी अपने घर को चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ए का जो रिंग टेबल पे रखा हुआ था वो रिंग आज भी अभी भी ए के घर में ही है, बट वो ए नहीं जानता। तो क्या मिस्टर बी के द्वारा उस रिंग की चोरी की गई? और अगर की गई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बी यहां पर भी चोर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है ये, तो इसमें लिखिए कमेंट बॉक्स में जाकर के कि एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में बी चोर है कि नहीं है, क्या बी ने चोरी किया कि नहीं किया। आइए इसे भी एक चेक करते हैं कि बी चोर है कि नहीं, क्या बी के द्वारा चोरी की गई कि नहीं। हालांकि इसका आंसर क्या होगा मैं अभी नहीं बताऊंगा, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। अब एक बात बताइए, क्या वो रिंग मूवेबल प्रॉपर्टी थी? रिंग की बात मैं करूं तो क्या वो रिंग मूवेबल प्रॉपर्टी थी कि नहीं? यस, वो रिंग मूवेबल प्रॉपर्टी थी। क्यों? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस रिंग को लेकर जाया जा सकता था, तो वो रिंग मूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल। दूसरा, क्या उस रिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान हटाया गया? यस, टेबल से लेकर के सोफे के नीचे ढाला गया इस इंटेंशन से कि इसे मैं ले जाऊंगा बाद में अपने घर को ले जाऊंगा, इसकी जानकारी मेरे अलावा और किसी को नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पे? मूवमेंट भी हो गया, इट मींस दूसरा एसेंशियल एलिमेंट भी फुलफिल हो गया। अब बात करते हैं पोजीशन। क्या उस रिंग पे मिस्टर बी का पोजीशन था? ना जी ना, मिस्टर ए का पोजीशन था। और मैंने पहले ही कह दिया था पोजीशन किसी और का होना चाहिए, है ना। तो रिंग किसी और का था तो रिंग का पोजीशन भी किसी और का ही था। तो यहां पर याद रखिएगा कि तीसरा एसेंशियल एलिमेंट भी फुलफिल। चौथा एसेंशियल एलिमेंट है, क्या मिस्टर ए से पूछ करके उस रिंग को अपने सोफे के नीचे रखा था? नहीं ना, पूछा नहीं था। अगर पूछा होता तो ये चोरी बनता ही नहीं, होता ही नहीं। उन्होंने पूछा नहीं, इट मींस चौथा एसेंशियल एलिमेंट भी आपका फुलफिल हो गया। अब बात करते हैं पांचवा, क्या उसका इंटेंशन नेक था? इट मींस अच्छा इंटेंशन था। क्या उसका इंटेंशन सही था? जी नहीं, उसका इंटेंशन बेईमानी का था कि कॉस्टली है, मार्केट में बहुत कीमत इसकी मिलेगी, बहुत पैसा हो जाएगा, बहुत हेवी है ये। तो मिस्टर बी का इंटेंशन भी गलत था। तो ये पांचों एसेंशियल एलिमेंट अगर फुलफिल हो रहा है तो क्या कहेंगे आप? चोरी हुआ कि नहीं? आप बोलिए, चोरी हुआ कि नहीं? यस, चोरी हो गया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद टीचर हो गए हैं, आप किसी को पढ़ा सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो टॉपिक एक बार पढ़ा दूंगा आप उसका टीचर बन जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करा दूंगा।
तो अब ये टॉपिक भी आपकी क्लियर हो गई, लेकिन क्या एक दो एग्जाम्पल से क्लियर हो गई? जी नहीं। कंप्लीट करने के लिए दो चार एग्जाम्पल्स के ऊपर अभी हम लोग और बात करेंगे। अब जानेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। अब मैं आपको बता दूं कि एक रियल घटना है। रियल घटना क्या है कि अभी तो मैं YouTube वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो कई टेक में बन रहा है। कई टेक कहने का मतलब ये पहला मैंने वीडियो 10 मिनट का पहले शूट कर लिया, फिर 10 मिनट का शूट कर लिया, फिर 10 मिनट का शूट कर लिया, इस तरह से वीडियो बनती है। तो जब मैं लगभग 3-4 शूटिंग कर लिया था, इसके बाद मैं गया था बाहर। तो बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और पता चला उससे न्यूज़ जो आई निकल करके, तो उसमें ये था कि वहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ के कुछ लोगों ने बिजली चोरी कर रखी थी और इसलिए बिजली अधिकारी आए और उन लोगों को फाइन लगा दिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी का क्या कहानी है, कितना रुपया फाइन कर सकता है और ये चोरी क्या इसी चोरी के अंतर्गत आएगी? क्या बिजली का चोरी जो है, क्या यही चोरी आईपीसी का जो सेक्शन 378 है, क्या इसी के अंतर्गत फॉल करती है? तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं। जो बिजली की चोरी होती है वो अलग चोरी हो गई, क्योंकि बिजली अपने आप में मूवेबल प्रॉपर्टी है कि इमूवेबल, आपको पता है। तो मैं आपको बता दूं कि बिजली की चोरी के लिए आईपीसी में फॉल नहीं करता है, वो अलग है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का दो सेक्शन है। एक है आपका 135 और एक है आपका 138, 135 एंड 138। ये ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर डायरेक्ट आप चोरी करते हैं, बिजली की चोरी करते हैं, किसकी चोरी? इलेक्ट्रिक की चोरी करते हैं तो आपके लिए दंड का प्रावधान यानी जुर्माना की प्रावधान दिया गया है। और 138 में दिया गया है कि बिजली चोरी करने के लिए अगर मीटर में छेड़छाड़ करते हैं तो आपको 138 के तहत दंड दिया जाएगा, पनिश्ड किया जाएगा। क्या कहा मैंने? 135 में दिया गया है कि यदि आप इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं तो 135 के अंतर्गत आपको पनिश्ड किया जाएगा, और यदि बिजली चोरी करने के लिए मीटर में छेड़छाड़ करते हैं आप तो आपको 138 के तहत दंडित किया जाएगा। इट मीन्स अब इसकी नॉर्थ बिहार जो एमबीपीडीसीएल है, जो एसपीपीडीसीएल है, तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि अलग अलग हर स्टेट की अलग अलग पैमाना होता है दंड लगाने का, जुर्माना लगाने का। तो पहली बार अगर आप ये अपराध करते हैं, पहली बार पकड़े गए तो आपको केवल और केवल जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है, और अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना के साथ आपको कुछ सजा भी हो सकती है, ठीक है। और अगर बार बार ऐसा करेंगे तो आपको सजा भी होगी और आपके घर से कनेक्शन भी खत्म कर दिया जाता है। तो इस तरह का प्रावधान दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में, ठीक है। तो ये चोरी जो बिजली की चोरी होती है, जो आपका आईपीसी में चोरी लिखा गया है, इससे अलग है। तो आईपीसी में जो चोरी है उसको यहाँ पे चोरी से दोनों को कंपैरिजन कभी नहीं कीजिएगा, ये अलग अलग चोरी की बात करती है। क्योंकि अभी अभी ये घटना सामने हुई इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो डेली लाइफ में आपको जब नॉलेज रहेगा, लॉ का नॉलेज अगर है आपको, क्योंकि कहा जाता है ना, लॉ इज पावर, लॉ ही आपको वो शक्ति प्रदान करती है जिससे आप कहीं भी जाएंगे तो आपको लोग पूजा करेंगे। पूजा कहने का मतलब लोग आपसे बातें करेंगे, बातें करना समझ रहे हैं ना? हाँ, यानी कहने का मतलब आप कहीं भी खड़ा हो जाइए तो लोग आपके पास चले जाएंगे कुछ पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि आप लॉ के बारे में जानकारी रखते हैं। और यहीं पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। देखिए, अगर आप कोई अपराध करते हैं और फिर बाद में ये बोलते हैं कि ये जानकारी मुझे नहीं थी, अगर जानकारी होती तो मैं शायद ये अपराध नहीं करता, तो आपको कभी बख्शा नहीं जाएगा, आपको कभी छोड़ा नहीं जाएगा, आपको दंडित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऐसा प्रिज्यूम करके चलती है कि लॉ की जानकारी सभी व्यक्ति को है, और ये सभी व्यक्ति को होगी कैसे? तो होगी कैसे? पेपर पढ़िए, लॉ बुक पढ़िए, न्यूज पढ़िए, और लॉ की जानकारी पाने के लिए
डिसेंट लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी लॉ से अवेयर हो सके। तो हर छोटी से छोटी लॉ और बड़े से बड़े जो लॉ है सारे लॉ के ऊपर हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजी भाषा में, जो लोकल लैंग्वेज होता है, रीजनल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो अभी जो है हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। एक बार क्या हुआ, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, वहां पे ऑफलाइन में एक बच्चा आया क्लास करने के लिए, क्लास किया। लास्ट टाइम में जब छुट्टी हो गई तो बच्चा मुझसे बोलता है सर अपना पेन आप देंगे। मैंने पेन निकाला, उसको दे दिया कि लो जी लो पेन लो। उसने पेन से अपना फॉर्म फिलअप कर लिया। फॉर्म फिलअप करने के बाद बाय मिस्टेक या जानबूझ करके, ये बातें अभी नहीं बोलूंगा मैं, वो बाय मिस्टेक क्या किया, उस पेन को फिर अपने पॉकेट में रखा और अपने घर को चला गया। बाय मिस्टेक पॉकेट में रखा और अपने घर को चला गया। तो एक बात बताइए, क्या यहां पर चोरी हुई? क्या उस व्यक्ति के द्वारा, उस बच्चे के द्वारा मेरी कलम की चोरी की गई? इसका आंसर क्या होगा, आइए एक बार चेक करते हैं। अब जो है मैं आपको बता दूं, आइए से चेक करते हैं एक बार। मैंने क्या कहा कि मैं ये कलम जो है, मैंने क्या कहा आपसे कि एक लड़का आया और मेरा पेन ले गया। अब ये बताइए पेन जो है क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? यस, ये आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है। दूसरा, क्या उस पेन को एक स्थान से दूसरे स्थान हटाया? यस, मूवमेंट तो हुई, मेरे पॉकेट से उसके हाथ में गया और उसके हाथ से फिर घर भी गया पेन, तो मूवमेंट तो हुआ। इसके बाद पोजेशन, उस पेन पर पोजेशन क्या मेरा था कि नहीं था? यस, उस पेन पर पोजेशन मेरा ही था। विदाउट कंसेंट, क्या वो मुझसे पूछ करके उस पेन को अपने घर को ले गया है? जी नहीं, मुझसे तो पूछा नहीं। तो जब मुझसे नहीं पूछा तो कंसेंट काहे का सहमति? तो सहमति तो हुआ नहीं। क्या उसका इंटेंशन डिसऑनेस्टली था? यस। अब ये बहुत मैटर करता है, 4 इसेंशियल एलिमेंट तो फुलफिल हो गया। और अगर बाय मिस्टेक वो पेन को ले गया है तो चोरी नहीं होगा, और जानबूझकर ले गया है कि सर की पेन बहुत कॉस्टली है, इसे ले जाता हूं और सेल आउट कर दूंगा, ये बहुत रेयर पेन है, जल्दी नहीं मिलती और ये लोकल मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, इसलिए चलो लेकर चलते हैं अपने घर को। अगर उसका इंटेंशन ऐसा कुछ था तो चोर है, और अगर ऐसा नहीं था तो चोर नहीं है, उसने कोई चोरी नहीं की है। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन कैसा है। तो फ्रेंड्स, आपने एग्जाम्पल नंबर 3 को भी देखा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। आइए एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ, ए और बी दोनों दोस्त होता है, ए और बी दोनों दोस्त होता है। ए जो है लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा है, वो डेली जाता है लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, पुस्तकालय में पढ़ने के लिए जाता है। ए किसी दिन वो लाइब्रेरी नहीं पहुंच पाता, ठीक। बी को लगता है कि मेरा दोस्त ए जो है लाइब्रेरी पढ़ने गया होगा, लेकिन उस दिन ए लाइब्रेरी नहीं जाता है। बी उसके यहाँ जाता है, लाइब्रेरी पे देखता है तो वो है ही नहीं। बी उसके सीट पे जाता है, लाइब्रेरी के सीट पे, और यही सीट उसको पता होता है कि यही सीट पे मेरा दोस्त बैठता है ए। तो उस सीट से एक बुक जो है ले लेता है पढ़ने के इंटेंशन से, और वो अपने घर को चला जाता है मिस्टर बी। मिस्टर ए, उसका जो दोस्त, फिर कल होकर लाइब्रेरी आता है तो उसको लगता है कि मेरा बुक जो है गायब है। तो आप बताइए, क्या यहां पर मिस्टर बी के द्वारा चोरी किया गया? क्या मिस्टर बी ने कोई चोरी किया है? तो इसको भी मैं चेक करके आपको बताता हूं, और अगर चोरी किया गया तो कमेंट में लिखिए यस, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है, और अगर चोरी नहीं किया गया लिखिए नो, ठीक है। तो आइए से चेक करते हैं, क्या वो बुक मूवेबल प्रॉपर्टी थी? यस, वो बुक जो है, वो जो बुक है वो मूवेबल प्रॉपर्टी थी। पहला, क्या उस बुक्स में मूवमेंट हुआ? यस, मूवमेंट तो हुआ है। तीसरा, पोजेशन, क्या पोजेशन उसके फ्रेंड का था कि नहीं? यस, उसका तो नहीं था, तो उसके फ्रेंड का था, मतलब किसी और का पोजेशन था। विदाउट कंसेंट, क्या पूछ करके लिया था? क्या पूछ करके लिया था? नहीं ना। यस, वो पूछ करके नहीं लिया था। चौथा एसेंशियल एलिमेंट भी फुलफिल हो गया। अब आपकी बात आती है आखिर में, क्या डिसऑनेस्टली इंटेंशन था? अगर वो बी उस बुक को
पढ़ने के इंटेंशन से ले गया है और रिटर्न करने के इंटेंशन से ले गया है तो वो चोरी नहीं है। और अगर वो बी रिटर्न करने के इंटेंशन से नहीं ले गया, उसको लगता है कि बहुत रेयर बुक है, ऐसा बुक बिल्कुल भी मार्केट में इसकी कॉपी अवेलेबल ही नहीं है, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बुक है और रेयर बुक है, ऐसा बुक मिलना मुश्किल है, तो वो बी उस बुक को अपने पास रख लेता है। जैसे ही उसका इंटेंशन रखने का हो जाएगा, कहा जाएगा कि बी के द्वारा चोरी किया गया। तो डिपेंड करता है कि इंटेंशन कैसा है। अगर इंटेंशन बढ़िया रहेगा चोरी नहीं होगा, इंटेंशन बढ़िया नहीं होगा गलत होगा, चोरी हो जाएगा। तो ये चौथा इसेंशियल एलिमेंट को भी आपने देखा और चौथा एग्जाम्पल को भी आपने देखा। तो इस प्रकार से अगर M² PWD पांचों इसेंशियल एलिमेंट 1 बाय 1 करके चेक करने पे अगर आपको लगता है फुलफिल हो रहा है तो चोरी हो जाएगी, अन्यथा चोरी नहीं होगी। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक नए एग्जाम्पल्स की तरफ, और एग्जाम्पल्स नंबर होने वाला है कौन सा? 5वां। तो 5वां एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपको एकदम हिला के रख देगा। ऐसा क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से और इसकी आंसर कोशिश कीजिएगा बहुत इत्मीनान से देने का। क्लियर है? तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है? क्या होगा इसका आंसर, यस या नो? तो 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, इसका आंसर क्या होगा, यस या नो? क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है? क्या मैं इस मार्कर की चोरी मैं खुद कर सकता हूं? क्या मैं इस मार्कर की चोरी खुद कर सकता हूं? क्योंकि ये मार्कर भी मेरा और चोर भी मैं। कभी ऐसा हो सकता है क्या? क्या होगा आंसर? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर मैं कहानी की शुरुआत करता हूं। क्या सोच रहे हैं आप कि अपनी संपत्ति की चोरी नहीं होगी? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जनाब अपनी संपत्ति की चोरी भी होती है। फिर आप कहेंगे सर अपनी संपत्ति की चोरी कैसे होगी? अगर कोई सामान किसी व्यक्ति का है तो क्या वो व्यक्ति अपनी सामान की चोरी खुद ही कर लेगा? हाँ जी, ऐसा भी होता है। सर झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं जी नहीं, ऐसा होता है। नहीं सर झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं जी ऐसा होता है। सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए, बीच में बोल देते हैं आप। सुनिए मेरी बात को, कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये क्या है, मेरा रिस्ट वॉच है। अगर मैं इस रिस्ट वॉच को क्या किया, किसी दुकानदार को दे दिया कि भैया ये मेरा रिस्ट वॉच जो है ये खराब हो चुकी है, ये जो मेरा रिस्ट वॉच जो है ये खराब हो चुकी है, इसे आप बना देना। ठीक है, मैंने उस दुकानदार को ये रिस्ट वॉच दे दिया बनाने के लिए। दुकानदार बोला ठीक है भैया आप कल 10 बजे आइएगा, मैं इस रिस्ट वॉच को बनाकर रखे रहूंगा, आप ले जाइएगा। मैंने कहा ठीक। वो दुकान पे अपना इस रिस्ट वॉच को रख लिया। अब मैं वापस आ रहा था रास्ते पे, दुकानदार इस रिस्ट वॉच को अपने दुकान में रख करके कहीं टॉयलेट करने के लिए, कहीं किसी से बात करने के लिए दुकान से बाहर चला गया। फिर मुझे रास्ते पे याद आया कि यार रिस्ट वॉच में उसको दे दिया हूं, कल ही आकर बनवा लेता हूं। तो मैं जाता हूं, देखता हूं कि दुकानदार होगा, मैं मांग लूंगा। दुकानदार वहां पे नहीं होता है। मैंने क्या किया, उस दुकानदार जो ये रिस्ट वॉच मेरा है जहां पे रखा हुआ था वहां से इसे मैं ले करके और अपने पास रख लेता हूं और वहां से निकल जाता हूं, इस इंटेंशन से कि वो दुकानदार को पता भी न चले और कल जाके मैं फिर बोलूंगा वेयर इज माई रिस्ट वॉच, कहां है जो आपने वादा किया था कि मैं 10 बजे आपको मैं रिस्ट वॉच आपको बना करके दूंगा, कहां है मेरा रिस्ट वॉच? अब आप बताइए क्या मैंने घड़ी की चोरी की है? तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे सर ये चोरी थोड़े ही होगा, ये तो घड़ी आपकी ही थी। तो मैं कहूंगा ये चोरी हो गई, क्योंकि अपनी संपत्ति की भी चोरी होती है। क्यों? क्योंकि इसलिए मेरा घड़ी है, लेकिन मैं अपना घड़ी की पोजीशन किसको दे दिया था? दुकानदार को। अब इसका पोजीशन दुकानदार के पास है और दुकानदार के पास से अगर जब कभी मैं इस घड़ी को लूंगा तो मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं इस घड़ी को ले जा रहा हूं। अगर ऐसा नहीं करता इट मींस मैं अपराध कर रहा हूं आईपीसी के सेक्शन 378 का। अब बातें समझ में आई आपको? आई होप अब बातें समझ में आ गई होगी। तो ये बताइए
क्या अपनी संपत्ति की चोरी होती है? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? नहीं होती है। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं है, और अगर आप बोल रहे हैं कि होती है, इट मींस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अगर जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और नहीं हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लीजिए, पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगी। अपनी संपत्ति की भी चोरी होती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है, क्यों? आखिर अपनी संपत्ति की चोरी कैसे हो सकती है? अब देखिए, अब हम पूरी जो आपका लॉ निर्माता है कितनी दिमाग यहां पर लगाए हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। हम आपको टॉपिक नहीं बता रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी कॉन्सेप्ट हम आपको समझाइए दे रहे हैं ताकि आप भी किसी को बता सके। बात समझ में आ रही है? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि आईपीसी के अंतर्गत जो सेक्शन 378 है और उसमें जो बात कही गई है, क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है? इसका आंसर होगा यस। क्यों ऐसा है? क्यों अपनी संपत्ति की चोरी हो सकता है? इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, समझिएगा। एक बात बताइए, इसेंशियल एलिमेंट में हमने क्या इस्तेमाल किया है? वर्ड पोजेशन वर्ड इस्तेमाल किया है या ऑनरशिप? कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है, पोजेशन या ऑनरशिप? देखिए मेरे दोस्त, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 378 में हमने जो इसेंशियल एलिमेंट लिखा है उसमें पोजेशन वर्ड इस्तेमाल किया है, ना कि ऑनरशिप। बात समझिएगा। हालांकि लॉ निर्माता आईपीसी का जो जनक है यहां पर पोजेशन के जगह पे ऑनरशिप भी डाल सकते थे, लेकिन ऑनरशिप अगर डालते तो जानते हैं कहानी क्या होता? तो यहां पे अपनी संपत्ति का चोरी नहीं होता, तब अपनी संपत्ति का चोरी नहीं होता। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझिएगा, अपनी संपत्ति का चोरी नहीं होता। लेकिन यहां से इस ऑनरशिप वर्ड को ना डाल करके पोजेशन वर्ड को डाला गया है, तब यही कहा जाता है कि अपनी संपत्ति की चोरी होगी। लेकिन आपको मैं यहां पे क्लियर कर दूं, ऑनरशिप किसे कहेंगे और पोजेशन किसे कहेंगे। इस मार्कर को किसने खरीदा? मैंने खरीदा। ये मार्कर किसका है? मेरा है। इस मार्कर पे मालिकाना हक किसका है? ये मार्कर का रियल ऑनर कौन है? मैं। क्यों? क्योंकि इस मार्कर का पेमेंट मैंने दुकानदार को दिया है, तो अब ये मार्कर मेरा हो गया। बिल्कुल, मैं इसे जैसे चाहूं जहां चाहूं वहां रखूंगा, जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल करूंगा। ये मेरा मार्कर है, इसका मालिक मैं हूं। लेकिन इसी को तो बोलते हैं ऑनरशिप। यही तो है ऑनरशिप। इस मालिक का इस मार्कर का ऑनरशिप मेरे पास है। इस मार्कर का ऑनरशिप किसके पास है? मेरे पास है। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं पोजेशन की, तो यही मार्कर मैं आपको दे दूं कि लीजिए, तो ये मैं आपको दे दिया, इट मींस पोजेशन आपको दे दिया, ऑनरशिप नहीं दिया। हमने आपको ऑनरशिप नहीं दिया, पोजेशन दिया, कुछ दिन रखने के लिए, कुछ दिन इस्तेमाल करने के लिए। तो इस शब्द को बोलते हैं पोजेशन, यानी अधिकार, यानी कि कब्जा। हमने आपको केवल कब्जा प्रदान किया है, न कि ऑनरशिप। ऑनरशिप तब होता जब हम आपको बेच देते, हम इसके बदले 1 रुपया लेते, 4 आना रुपया लेते, यानी 25 पैसा ही लेते, तो कहा जाता मैंने सेल कर दिया, और फिर इसके बाद आप ऑनर बन जाते। लेकिन मैंने बेचा तो नहीं, हमने आपको गिफ्ट भी नहीं किया, हमने क्या किया? रखने के लिए आपको दिया है। इट मींस इसकी पोजेशन आपके पास है, इसकी पोजेशन आपके पास है। इसीलिए आईपीसी में इसेंशियल एलिमेंट में क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है? पोजेशन। पोजेशन क्यों किया गया है? इसलिए क्योंकि मानते चलिए हमेशा किसी की प्रॉपर्टी मालिक के पास तो नहीं होती है। एक बात बताइए, एक स्कूटी आपके पास जो है वो आपके मम्मा के नाम पे है या डैडी के नाम पे है? तो क्या डैडी और मम्मा के हाथ से ही वो स्कूटी की चोरी होगी? क्या आपके मम्मा और डैडी के हाथ के अलावा किसी और व्यक्ति के हाथ से चोरी नहीं हो सकती है? सपोज कीजिए आप ही उस स्कूटी को बाहर लेके गए सब्जी खरीदने के लिए और चोरी हो गया, तो क्या उसको चोरी नहीं कहिएगा? अगर ये वर्ड नहीं होता पोजेशन, तो आप क्या कहते हैं? चोरी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑनरशिप के पोजेशन से कहां हुआ है चोरी? ये तो किसी और के व्यक्ति के हाथ से चोरी हो गया है, उसको चोरी थोड़ी कहेंगे आप। इसलिए यहां पर इस्तेमाल किया गया है पोजेशन। कब्जा जिसका होगा उससे आपको पूछना पड़ेगा, और अगर नहीं पूछते हैं तो आप भी अपराध करेंगे। तो ऑनरशिप मैटर नहीं करता है।
ऑनरशिप मैटर नहीं करता है। चोरी जो इस चोरी में जो इसेंशियल एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है वो है पोजेशन। इट मींस ये मार्कर का पोजेशन अगर आपके पास है तो आपके पास से मार्कर को लेने के लिए मुझे पूछना पड़ेगा आपसे, क्या मैं इस मार्कर का इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मैं इस मार्कर को अपने घर पे ले जा सकता हूं? अगर आप कहेंगे तो मैं इसे ले जाऊंगा, अन्यथा नहीं, वो चोरी हो जाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा पोजेशन और ऑनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी आप लोग समझ गए। आई होप ये पूरी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग समझेंगे चोरी के ऊपर हम लोगों ने तमाम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया। अब हम लोग जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसको सजा कितना होगा, क्योंकि सजा जानना बहुत जरूरी है ना। कितनी सजा होगी आइए समझते हैं। देखिए सवाल आती है यहाँ पे कि पनिशमेंट कितना होगा। तो पनिशमेंट जानने से पहले कुछ बेसिक बात और भी समझ लीजिए। पूरी आईपीसी में चोरी की जो बात की गई है वो सेक्शन 378 से लेकर के सेक्शन 382 तक किया गया है। इसमें चोरी को दिया गया है। अब कैसे कैसे समझिएगा। सेक्शन 378 में दिया गया है थेफ्ट क्या होता है, सेक्शन 379 में दिया गया है पनिशमेंट क्या होता है, चोरी का पनिशमेंट क्या होगा। सेक्शन 380 में दिया गया है, सेक्शन 380 में दिया गया है यदि घर में चोरी होता है, वैसा घर जिसमें लोग निवास करता है या अपनी संपत्ति को रखता है, अगर वहां पर चोरी होगा तो क्या सजा होगी। इसके बाद सेक्शन 381 में दिया गया है यदि सेवक के द्वारा या फिर नौकर के द्वारा अगर चोरी होता है तो कितनी सजा होगी। और लास्टली सेक्शन 382 में दिया गया है कि यदि चोरी करने के लिए डेथ या हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करते हैं, मैं रिपीट कर दूं, फिर से वापस से रिपीट कर दूं, डेथ हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करते हैं, ऐसा प्रिपरेशन करते हैं चोरी करने के लिए, तो कहा जाएगा आप सेक्शन 382 का अपराध कर रहे हैं। तो अब मैं बता दूं सेक्शन 378 बात करता है चोरी की डेफिनेशन की। किसकी बात करता है? चोरी की डेफिनेशन की। सेक्शन 379 बात करता है चोरी की पनिशमेंट की, पनिशमेंट क्या होगी। अब ये तीन सेक्शन जो है इसे बोलते हैं एग्रावेटेड फॉर्म। क्या है? एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट। ये चोरी के व्यापक रूप है। ये चोरी के क्या है? एग्रावेटेड फॉर्म है, इसे याद रखिएगा। हालांकि चोरी मेन सेक्शन क्या है? 378, इसे बोलते हैं पनिशमेंट सेक्शन नहीं, डेफिनेशन सेक्शन। और पनिशमेंट सेक्शन क्या है? 379। अब मैं यहीं पर आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा और एफआईआर दर्ज कराया जाएगा उसके अगेंस्ट में, तो कौन सा सेक्शन लगेगा? डेफिनेशन सेक्शन या फिर पिनल सेक्शन? कमेंट बॉक्स में लिखिए डेफिनेशन सेक्शन लगता है कि पिनल सेक्शन। कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट कौन सा सेक्शन लगता है, डेफिनेशन लगता है या पिनल लगता है। चलिए मैं ही बता देता हूं, इसमें आपको लगता है पिनल सेक्शन। कौन सा सेक्शन? पिनल सेक्शन। जो पिनल सेक्शन कहने का मतलब पनिशमेंट वाला सेक्शन। तो अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा उसके ऊपर क्या लगेगा? 378 या 379? 379 लगेगा, 8 नहीं लगेगा। कहां गया 9? यहां है, तो ये पनिशमेंट सेक्शन लग जाएगा। लेकिन अब आपने बेसिक बात तो समझ लिया, लेकिन चोरी करने पर सजा क्या होगी ये मेन बात तो आप लोगों को समझा ही नहीं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। पनिशमेंट फॉर थेफ्ट सेक्शन 379 में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसको 3 साल तक की मैक्सिमम 3 वर्ष तक की रिगरस या सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकता है। 3 साल तक की या तो कठोर काम करना पड़ेगा जेल के अंदर, या नहीं तो 3 साल तक सादा कारावास होगी। तो जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है, मैक्सिमम 3 वर्ष तक दे सकते हैं सजा, रिगरस या सिंपल। हो सकता है सजा 1 साल का मिले, 6 महीना का मिले, 1 महीना का ही मिले। याद रखिएगा, इसका मतलब हुआ कि चोरी कितना भी हो, कितना बड़ा से बड़ा चोरी हो, 1 रुपया की हो या 1 करोड़ का हो, याद रखिएगा मैक्सिमम सजा 3 साल तक की, रिगरस या सिंपल या फाइन। या फाइन मतलब या जुर्माना, केवल 500 रुपया 5000 रुपया लगा दिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। या बोथ कहने का मतलब क्या है?
कुछ सजा भी और कुछ फाइन भी लगा दिया जाएगा। 1 साल का सजा हो गया सिंपल या रिगरस, और हो सकता है 50 रुपया 500 रुपया फाइन लगा दे। तो इस तरह से भी हो सकता है। रिपीट कर दूं, चोरी करेगा, चोरी के लिए दंड जो होगा 3 साल तक की रिगरस या सिंपल इंप्रिजमेंट या फाइन या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही है वापस से रिप्ले करके देखिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अब हमने क्या कहा, सेक्शन 380 में क्या दिया गया है, तो दिया गया है 380 में कि घरों में चोरी, घर मतलब वैसा जहां पे निवास स्थान हो, यानी लोग जहां पे रहते हो या अपनी संपत्ति को रखते हो, जैसे मवेशी वगैरह होता है, जैसा भूसा वगैरह का घर होता है, वहां पे लकड़ी वगैरह रखा जाता है, जो भी अनयूजुअल सामान होता है या यूज का भी सामान रखा जाता है, उसे बोलते हैं वैसा घर जहां पे संपत्ति भी रहता होगा, उसे बोलते हैं निवास घर या संपत्ति वाला घर। तो उसमें अगर चोरी होती है तो उसमें चोरी होगा तो पनिशमेंट क्या होगा, 7 वर्ष तक की रिगरस या सिंपल इंप्रिजमेंट और फाइन से दंडित किया जाएगा। याद रखिएगा प्लस फाइन है, यहाँ पे प्लस फाइन है। 7 साल तक की रिगरस या सिंपल इंप्रिजमेंट और प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। वही सेक्शन 381 कहता है कि सेवकों या लिपिकों के द्वारा अगर चोरी किया जाता है, अगर आपका कोई नौकर है, अगर आपका कोई सर्वेंट है या आपका कोई क्लर्क है और आप ही के ऑफिस में काम करता है और आपकी कोई सीट का चोरी कर लिया, पैसा का चोरी कर लिया, तो वो तो आपका नौकर नहीं करना चाहिए उसे चोरी, आपका नौकर है, चोरी नहीं करना चाहिए। और चोरी कर लिया है तो उसको डबल सजा मिलना चाहिए। काहे के लिए, क्योंकि वो तो आपका अपना आदमी था ना, आप उसको पेमेंट करते हैं तब भी आपके यहाँ चोरी कर लिया, उस ससुरा को और सजा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पनिशमेंट 7 वर्ष तक की रिगरस या सिंपल इंप्रिजमेंट प्लस फाइन। तो यहाँ पर दोनों जगह सेम होगा। क्लियर। और लास्ट कहता है आपका सेक्शन 382, अगर आप चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति को डेथ कॉज या किसी व्यक्ति को हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करते हैं या करने का प्रिपरेशन करते हैं, तो कहा जाएगा कि आपकी सजा जो होगी सेक्शन 382 के तहत आपकी सेक्शन आपके ऊपर लग जाएगा 382। और जिसमें पनिशमेंट की बात अगर मैं करूं तो 10 वर्ष तक की कठोर सजा, नॉट सिंपल, सिंपल की बात नहीं है, नॉट सिंपल, कठोर रिगरस इंप्रिजमेंट और प्लस में फाइन, रिगरस इंप्रिजमेंट प्लस में फाइन आपको दिया जा सकेगा। तो ये है आपका पूरी चोरी का निचोड़। हमने आपको सेक्शन 378 से लेकर के सेक्शन 382 तक की पूरी जर्नी को पढ़ाया है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप कंप्लीट जुडिशरी या फिर किसी भी वनडे लॉ की तैयारी करना चाहते हैं, कंपटीशन की, या तैयारी कर रहे हैं, या आप प्रोफेशन से लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं, या प्रोफेशन से एडवोकेट हैं या एडवोकेसी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।